ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं उसे दलाल स्ट्रीट और ये है मंडे के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह ये ट्रेड सेटअप 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बड़ी खबर की, और एक काफी बड़ी फंडामेंटल खबर एज अ भारत देश हमारे लिए निकल के आ रही है, उसकी चर्चा करूंगा इस वीडियो में। इसके बाद ट्रेड टेक अवे में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की टेक्निकल ऑप्शन चेन मिला के एक समरी क्या है, बाजार का स्ट्रक्चर किस टाइप का है, और इस समय थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अच्छा, ये समझने के बाद यहां से मूव ऑन करेंगे स्ट्रेटजी पर, किस तरह से ट्रेड करना है। और तीसरे पार्ट में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालेंगे, चाहे नीचे के लिए सपोर्ट की बात हो, चाहे ऊपर के लिए रेजिस्टेंस की बात हो। अगर आप किसी भी पार्ट पे स्किप करना चाहते हो तो वीडियो में टाइम स्टैम्प एज ऑलवेज आपको मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले इस बड़ी खबर पे आते हैं, और खबर है क्या, इंडियन बॉन्ड्स को, स्पेशली इंडियन सरकारी बॉन्ड्स को जेपी मॉर्गन के इंडेक्स में जगह मिली है। मैं इस न्यूज को थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से आपको समझाता हूं, ठीक है। यहां पे पहले हेडलाइन देखो, ये ब्लूमबर्ग की खबर है। इंडियन बॉन्ड्स में सी इनफ्लो ऑफ 25 to 50 बिलियन ऑन जेपी मॉर्गन ईएम इंडेक्स इंक्लूजन। अच्छा, कहना क्या चाहता है, देखो सबसे पहले आपको समझना है, यहां पे इंडेक्स की बात हो रही है। आप एक चीज समझो, निफ्टी 50 जहां पे हम और आप ट्रेड करते हैं, सेंसेक्स जहां पे हम और आप ट्रेड करते हैं, वो है क्या, वो एक इंडेक्स है। किस चीज का इंडेक्स है? भारत की सबसे बड़ी 30 और 50 कंपनियों का इंडेक्स है। सेंसेक्स की बात करोगे तो 30 कंपनी इंक्लूडेड है, निफ्टी 50 की बात करोगे तो 50 कंपनी इंक्लूडेड है। तो वो एक तरह से इंडेक्स, और उसी को ट्रैक करके हम लोग उसमें ट्रेड करते हैं। सिंपल है ना। उसी तरह से जेपी मॉर्गन क्या है, आप सब जानते हो, विश्व में वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसे हम लोग कहते हैं ना, ये एफआईआई, तो दुनिया की सबसे बड़ी एफआईआई में से ये एक है। ये खुद का एक इंडेक्स बनाती है, कोई ना कोई तो इंडेक्स बनाएगा ही ना। तो जेपी मॉर्गन एक इंडेक्स बनाती है, किस चीज का? बॉन्ड्स का इंडेक्स बनाती है। जैसे आपका एक स्टॉक का इंडेक्स होता है ना, वैसे ही एक बॉन्ड का इंडेक्स बनाती है। अगर जिसको नहीं पता है बॉन्ड क्या होते हैं, देखो किसी भी कंपनी के पास अगर कोई कंपनी है, मान लो ये अर्पित पाठक आउटसाइड दलाल स्ट्रीट एक कंपनी है, मुझे पैसा उठाना है मार्केट से, यार मुझे नई फैक्ट्री अगर लगानी है तो कहीं से पैसा उठाना पड़ेगा ना। तो मेरे पास पैसे उठाने के दो तरीके होते हैं। एक, इक्विटी यानी शेयर्स को देकर, जहां पे हम और आप ज्यादातर ट्रेड करते हैं शेयर मार्केट में। दूसरा तरीका होता है लोन लेके। अच्छा, जब आप कैपिटल मार्केट से लोन उठाते हो तो उसको बॉन्ड कहते हैं, तो एक तरह से लोन उठाना होता है। तो बेसिकली ये बॉन्ड का एक इंडेक्स बनाती है जेपी मॉर्गन, जिसमें भारत को इंक्लूड किया गया है। और इनका इंडेक्स बेसिकली इमर्जिंग मार्केट, ईएम दिख रहा है ना, इसका मतलब है इमर्जिंग मार्केट, यानी डेवलपिंग इकोनॉमीज का इंडेक्स में भारत को ऐड किया गया है कि हमारे सरकारी बॉन्ड्स उसमें ऐड हो जाएंगे। आप कहोगे यार तो ये खबर तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी लग रही है, तुम ये बताओ इससे होगा क्या, मतलब क्या फायदा है। देखो एक चीज हमें समझनी है, एज अ ट्रेडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एज अ ट्रेडर कई बार ना हम लोग कितने दूर का सोचते हैं, अगले दिन का बहुत ज्यादा सोचते हैं तो एक हफ्ते बाद का सोच लेते हैं, और अगर आप बहुत बड़े ट्रेडर हो तो 1 महीने बाद का सोच लोगे। 1 महीने से ज्यादा किसी ट्रेडर का विजन नहीं होता है, और ना हमें जरूरत पड़ती है। बट ये खबर एज अ अर्थव्यवस्था, एज अ देश और एज अ इन्वेस्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी वजह से होगा क्या, कि भारत के बॉन्ड मार्केट में या कैपिटल मार्केट में लगभग 25 से 30 बिलियन डॉलर अंदर आएंगे। यार 25 से 30 बिलियन डॉलर भारत के बॉन्ड मार्केट में आएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। सिर्फ इसका इतना प्रभाव नहीं होगा, आपको एक चीज समझना है, दुनिया में 3 बड़ी संस्थाएं हैं जो इस टाइप का इंडेक्स बनाती है। कौन सी? एक तो जेपी मॉर्गन हो गई, इसके अलावा कौन सी है, एक खुद ब्लूमबर्ग बनाती है, और एक फुटसी बनाती है, जो आपने कई बार सुना होगा, उनकी रीबैलेंसिंग होती रहती है। तो अभी सिर्फ जेपी मॉर्गन ने ऐड किया है, हो सकता है ब्लूमबर्ग और आपकी फुटसी भी ऐड कर दे तो हमारी अर्थव्यवस्था में 50 बिलियन डॉलर तक का पैसा अंदर आ सकता है बॉन्ड मार्केट के थ्रू। पहली बात है पैसा आएगा, तो ये तो अच्छी बात है। दूसरी बात है, इससे क्या होगा ना, जो कंपनी लोन लेके कर्ज उठाती है ना, जो जितना इंटरेस्ट रेट उन्हें उस कर्ज पे चुकाना रहता है ना, वो इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएगा। तो अगर आप लंबे समय की बात करोगे ना, कितना लंबे समय, 5 से 10 साल का लंबा समय। अब मैं जानता हूं आप सब निवेश भी करते होगे ट्रेडिंग के अलावा, नहीं करते तो करना चाहिए, ठीक है।
उनके लिए ये बहुत अच्छी है। ये भारत की जो बढ़ती आर्थिक शक्ति है ना, उसको दिखा रहा है और ये बस एक शुरुआत है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर है, जो एज़ अ भारतीय, नॉट एज़ अ ट्रेडर, एज़ अ भारतीय, एज़ अ इन्वेस्टर और एज़ अ यंग पर्सन जो पैसा बनाना चाहता है, उसको पता होनी चाहिए कि आपके देश में किस टाइप के पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं। और ये चीज़ मेरा पर्सनली मानना है कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था यार। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्दी से अगले 5 से 10 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। यार तुम इंडेक्स में हमें ऐड नहीं की हो अभी तक, तो ये थोड़ा वियर्ड है और मैं सरप्राइज़ नहीं होऊँगा कि बाकी दोनों ब्लूमबर्ग और फुटसी भी भारत को ऐड कर दें और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होऊँगा कि आने वाले कुछ सालों में कि भारत की जो रेटिंग है ना, क्रेडिट रेटिंग, उसमें भी इज़ाफ़ा हो। तो ये आने वाला ना 10 से 20 साल भारत के कैपिटल मार्केट का गोल्डन ईयर्स है। मैं सिंपली कहता हूँ आने वाले यार 20 से 30 सालों में भारत में यार स्टॉक मार्केट में बहुत जबरदस्त पैसा होने वाला है। एज़ अ ट्रेडर भी बनेगा और एज़ अ इन्वेस्टर भी बनेगा। तो आप इस पे ध्यान रख सकते हो, जिस टाइप के डेवलपमेंट हो रहे हैं बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, तो इसको हम लोग पॉजिटिव देखते हैं, इसीलिए इसको डिटेल में समझाया। एनीवेज सेकंड खबर पे आज ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड यूएस की बहुत ऊपर है, रोज चर्चा कर रहे हैं। कल मैंने आपको सिंपल कल का सेटअप अगर आप देखोगे, फ्राइडे का सेटअप जो मैंने आपको दिया था, सिंपल बात कही थी कि हम लोग सपोर्ट के पास है, इमीडिएट शॉर्टिंग विदाउट ब्रेकडाउन कंफर्मेशन इज रिस्की। यानी सीधे खुलते ही बेच देना बहुत ज्यादा रिस्की है, आप इसको सेल ऑन राइज करोगे तो बेटर होगा। और आज आपको देखने को मिला है वही चीज। यहाँ पे अगर आप मोमेंटम के साथ शॉर्ट करते हो तो थोड़ा ध्यान रख लें, अगर मान लो गैप डाउन हो जाती है ना, होगा क्या, आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में चैनल की सपोर्ट के आसपास हो, जो चैनल की बॉटम है उसके सपोर्ट के आसपास हो, तो अगर गैप डाउन हो जाती है तो हो सकता है कि फिर वो रिस्क टू रिवॉर्ड ना हो जो शॉर्ट करने में आपको मिलनी चाहिए। और क्योंकि चैनल की बॉटम में तो एक जंप भी आ सकती है, तो इस पे आपको ध्यान रखना है, फंसना नहीं है बॉटम पे कि 3 दिन बड़ी गिरावट हुई तो मैं अब बेचूंगा, ऐसा फंसना नहीं है इस समय। ध्यान रखना, इसकी ब्रेकडाउन कंफर्म किए बिना शॉर्ट कर दो और यहां से एक जंप आ जाए, क्योंकि ये सपोर्ट है चैनल की और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एनीवेज ट्रेड टेक अवे की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी अगेन अपने चैनल के सपोर्ट के आसपास है, क्योंकि आज ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज छोटी रेंज में, छोटे दायरे में बड़ी वॉलीटिलिटी देखने को मिली है। लेकिन ये अगर पॉजिटिव है कि आप सपोर्ट के पास हो, तो एक निगेटिव पार्ट ये भी है कि जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गया, पहले रेजिस्टेंस से ही घूम गया। या पहला रेजिस्टेंस निफ्टी के केस में 19850 के आसपास था, 19800 से घूम गया। ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं निकल के आया था, आज निकल के आया है, हमारे पास एक्यूरेट लेवल है क्योंकि कल एक्सपायरी थी ना। लेकिन बैंक निफ्टी में तो एक्यूरेटली निकल के आया था, पहला रेजिस्टेंस 45,000 से था और आज की टॉप 45,000 ही थी, तो पहले रेजिस्टेंस से ही ये विक रिजेक्शन देके नीचे आ गया। ये खराब है। पॉजिटिव क्या है कि सपोर्ट के आसपास हो। एफआईआईडीआई का डेटा एज ऑलवेज मैं आपके लिए इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, और कल भी किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा ओवरऑल निगेटिव था। एफआईआई की बिकवाली अभी भी चालू है, कैश मार्केट में बड़ी बिकवाली हो रही है। एनीवे समरी में आपको बता देता हूं, निफ्टी की टेक्निकल निगेटिव है, निफ्टी की ऑप्शन चेन भी निगेटिव है। यहाँ पे आते हैं मंडे के सेटअप पे, एफआईआईडीआई का डेटा अपलोड कर दूंगा। बैंक निफ्टी की टेक्निकल निगेटिव है और ऑप्शन चेन भी निगेटिव है, तो ओवरऑल ज्यादातर संकेत आपको निगेटिव देखने को मिल रहे हैं। आइए यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में आते हैं और टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। अगर आप लोग निफ्टी की कैंडल पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अच्छा एक चीज है, वॉल्यूम देखो तो आज लो वॉल्यूम थे। दूसरी एक और चीज देखनी है कि यार जब बड़ी गिरावट हो रही है ना लगातार, आप देखोगे पिछले 3 दिन से वॉल्यूम थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं। आप सपोर्ट के पास हो और वॉल्यूम कम हो रहे हैं गिरावट में, तो ये एक अच्छा संकेत है। हो सकता हो कि यहाँ पे एक बार रुकने का प्रयास करें, स्पेशली जब आप मल्टीपल सपोर्ट्स के आसपास हो। कौन से मल्टीपल सपोर्ट, आपको ये चैनल मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कैसे ज्वाइन किया है। ये ब्लूइश चैनल है, दोनों बॉटम दोनों टॉप को जोड़ के ये चैनल का सपोर्ट बनाइए। ये कहीं ना कहीं 19600 के आसपास है, तो आप चैनल बॉटम के सपोर्ट के आसपास भी हो। और जहां पे आप चलो वो भी एक गैप की सपोर्ट है, यहाँ पे आपको पिंक चैनल से देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो अगेन आज छोटे दायरे में बड़ी वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिली है। आइए निफ्टी के ऑप्शन चेन की चर्चा कर लेते हैं। अगर हम लोग ऑप्शन चेन में आएंगे तो आज पूरी तरह से जो भार है ना वो बेयर्स का है। हुआ क्या है कि जब निफ्टी ऊपर गया, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स पे आया, 19800 का पहला रेजिस्टेंस, और वहां से जब नीचे गिरा ना, तो कई सारे लॉन्ग जिन्होंने तेजी की थी वो ट्रैप हो गए हैं।
तो हम लोग अगर सपोर्ट की बात करोगे ना, तो ऑप्शन चेन में 19500 से 19600 की रेंज में कहीं सपोर्ट निकल के आती है। मैं थोड़ा प्रिसाइज लेवल आपको लेवल्स बताते समय बता दूंगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक ठाक कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही जगह पे बैठे हुए हैं। बट एक चीज जो थोड़ा सा चिंता का विषय है, या अगर आप बेयरिश साइड पे हो, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे ऑपरेट कर रहे थे, तब आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि 19700 पे ध्यान दो। और यहाँ पे बेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बुल्स के कॉन्ट्रैक्ट देखो। यहाँ पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है 71 लाख कॉन्ट्रैक्ट, और 20 लाख आज जुड़े हैं, जो ऑप्शन चेन में हाईएस्ट है। आप कहोगे ओके, लेकिन चल कहां रहे हो आप? 19675 पे चलो, 25 पॉइंट नीचे। यानी अगर आप मंदी करने वाले हो ना, बेयर्स हो, तो आपके पास 25 पॉइंट की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यानी जब तक आप 19700 के ऊपर नहीं चले जाते हो ना, तब तक तो आपको बिल्कुल भी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात है, अगर 19700 के ऊपर चले ही जाते हो, एक बार मान लो ऊपर चले जाते हो, तो भी आपको कोई चिंता का विषय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 19800 पे बेयर्स की आर्मी में इतने ज्यादा सैनिक है। कितने सैनिक है? 1 करोड़ 10 लाख की सेना बैठी है, और हाईएस्ट आज 47 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज के आज जुड़े हैं। तो जबरदस्त रेजिस्टेंस बन के रखी है 19800 पे, और 19700 पे तेजी करने वाले फंसे हुए हैं, और वहां से 25 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हो। तो जो पूरी ऑप्शन चेन है ना, वो बेयर्स की तरफ थोड़ी सी टिल्टेड है। बेयर्स का पलड़ा थोड़ा भारी है। ओवरऑल आपको सिंपल शब्दों में बोलूं तो कोई तेजी की बात नहीं करेगा जब तक आप 19800 के ऊपर निकल नहीं जाते, तब तक तेजी नहीं है। न्यूट्रलिटी तो तब बोलूंगा जब 19700 के ऊपर जाओगे, बट तेजी 19800 के ऊपर है। एनीवेज, तो ऑप्शन चेन आपने देख ली है। पुट कॉल रेशियो की चर्चा कर लेते हैं। पुट कॉल रेशियो निफ्टी की न्यूट्रल है, 0.93 है। हुआ क्या? कल हल्की थी, आज जब जंप किया ना, तो पोजीशन बिल्डअप हुई और ये पोजीशन ट्रैप हो गई, जिसकी वजह से आपकी पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल साइड आ गई। अब आपका उतना समर्थन नहीं कर रही है। मतलब बुल्स के लिए ये भी पॉजिटिव डेटा इतना ज्यादा नहीं है, ये आपके सपोर्ट में नहीं आ पाएगा। एडवांस डिक्लाइन की बात कर लेते हैं। कहां पे? निफ्टी 500 पे। ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है यार? ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा चिंता नहीं है। मिड कैप भी नॉर्मल था, स्मॉल कैप भी नॉर्मल था। चिंता बेसिकली बड़े शेयर्स में है। इसीलिए दबाव कहां से आ रहा है भाई? दबाव कौन कर रहा है? एफआईआई बेच रहे हैं ना, 3-3 हजार करोड़ के पिछले 2 दिन से स्टॉक्स बेच रहे हैं, तो दबाव बड़े शेयर्स में ही है। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट देखोगे तो आज 7 शेयर जो बढ़ रहे थे, उसके सामने 10 शेयर नीचे गिर रहे थे। निफ्टी 50 में देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर ही एक्शन था। आज 20 शेयर ऊपर थे और 30 शेयर नीचे थे। वॉलिटिलिटी इंडेक्स की क्या ही बात करोगे यार, छोड़ दो वॉलिटिलिटी इंडेक्स, बस नाम है, परंपरा चल रही है तो बता देता हूं, कुछ बात नहीं करूंगा। 10.6 पे है। बेसिकली हुआ क्या, जब से अलग अलग एक्सपायरी होने लगी है ना, तब से इसका थोड़ा सा उल्टा प्रभाव वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे भी होने लगा है। उल्टा प्रभाव से मतलब है वॉलेटिलिटी इंडेक्स नीचे के लेवल पे सस्टेन और ज्यादा हो रही है। कभी और चर्चा करेंगे इसके बारे में। हाँ, बट एक चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आ गई है। इस बार निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी थर्सडे को होगी। कंफ्यूज मत हो जाना कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पहले हो जाएगी वेडनेसडे को। वो सिर्फ वीकली एक्सपायरी पे है, और अब आप कहां पे हो? मंथली एक्सपायरी में हो। मंथली एक्सपायरी सेम डे पे होगी। कोई कंफ्यूजन मत रखना इस बारे में। आइए, बैंक निफ्टी की नाम ले दिया है तो चलिए दो बैंक निफ्टी पे। यार सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो अच्छा फॉर्मेशन होने का प्रयास कर रहा था मैं, तो दिन में देखा, मुझे लगा ठीक है यार, लग रहा है बुलिश हरामी फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेड में क्लोज हुई। अपर विक रिजेक्शन कितनी प्यारी है, और कहां से रिजेक्ट किया है? 45,000 से। कल कहां पे रेजिस्टेंस दिया था? 45,000 से एग्जैक्टली। लेकिन पहला सपोर्ट कहां से दिया था? 44,500 पे, और बोला था ये मेक और ब्रेक लेवल है, यहाँ पे स्टार लगा था। और आज आप देखिए 44,500 को डिफेंड भी किया। तो दोनों ही लेवल्स डेफिनेटली रिस्पेक्ट किए हैं, और सेल ऑन राइज की प्रॉपर स्ट्रेटजी कल के सत्र में डेफिनेटली थी। आई मीन आज के सत्र में। यहां पे आप देखोगे तो एक रेड कैंडल है। आप कहोगे यार शूटिंग स्टार है ये तो, लेकिन मैं शूटिंग स्टार नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि देखो ठीक है, फॉर्मेशन शूटिंग स्टार जैसा दिख रहा है, लेकिन क्या है ना, ये चैनल जो ब्लूइश चैनल है उसके बॉटम पे बन रही है। यार जनरली शूटिंग स्टार ना ट्रेंड रिवर्सल का फॉर्मेशन होती है। मतलब ऊपर जा रही है, ऊपर जाते हुए यहां पे टॉप को टच करके शूटिंग स्टार बने ना, तो बहुत परफेक्ट होती है। लेकिन ये चैनल के बॉटम पे बन रही है, इसीलिए मैं इतना ज्यादा कूद के इसको शूटिंग स्टार का दर्जा नहीं दूंगा। मैं कहूंगा वेट एंड वॉच।
चैनल ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन लो, शूटिंग स्टार और इसका नामकरण के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम पे ही गिरावट हुई है। चैनल की आप देख रहे हो बिल्कुल 44,500 पे मल्टीपल चैनल सपोर्ट है। मैं कह रहा हूँ ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हो, मेक और ब्रेक सपोर्ट पे हो। 44,400 44,500 ब्रेक हो जाती है तो 200 पॉइंट निकल जाएगा आराम से ही, फिर कहीं 44,000 की तरफ आप बढ़ोगे, समस्या बढ़ जाएगी। कौन कौन से सपोर्ट है यहाँ पे? ब्लूइश चैनल देख सकते हो, बिल्कुल वही है। इसके दोनों बॉटम और दोनों टॉप्स को जोड़ के मैंने ये चैनल का फॉर्मेशन किया है। और दूसरी एक रेक्टेंगुलर चैनल की भी फॉर्मेशन थी जहां पे बैंक निफ्टी ने लंबे समय तक कंसोलिडेट किया था। दोनों की सपोर्ट 44,500 पे आती है। अगर आप इतने से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कहते हो कि ना चैनल तुमने बनाया है, मैं नहीं मानता, कोई बात नहीं यार, 100 डे मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट है, तो कोई तो सपोर्ट मानोगे। 3-3 सपोर्ट बैठे हुए हैं और इसीलिए आज आपने डिफेंड किया और वहां से एक जंप आई। लेकिन हाँ, ब्रेकडाउन होना होगा तो हो ही सकता है। और जिस टाइप की बिकवाली हो रही है एफआईआई की, कुछ भी हो सकता है। हम लोग सतर्क रहेंगे। यहाँ पे आप कूद के जजमेंट करने की कोशिश मत करो, कंफर्मेशन का वेट करो, वही प्रॉपर तरीका है। आप मंथली एक्सपायरी पे भी हो। यहाँ पे अब बड़े खिलाड़ियों का गेम शुरू हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीक में अगेन यार बेरिश मारुबोजो का फॉर्मेशन हुई है, कोई नई बात मैं कर नहीं पाऊंगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगेन 44,500 को डिफेंड किया, लेकिन 45,000 को ब्रेक नहीं किया, मतलब एक रेंज में ट्रेड करता रहा। वॉलिटिलिटी थी इंट्राडे में। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आओगे तो क्या देखने को मिलेगा? कुछ नहीं भाई, यहां पे भी ऑप्शन चेन हल्की सी बेयरिश साइड पे टिल्ट है। अगेन यहां पे तो और ज्यादा हुआ है। जब कूद के आप 45,000 की तरफ बढ़े ना और अच्छे सपोर्ट लेके आराम से पड़े, तो लॉन्ग बिल्डअप होते गए। तेजी वालों में कॉन्फिडेंट आया, ऊपर बिल्डअप होते गए, लेकिन अचानक से फिर आप नीचे गिर गए। तो कई सारे तेजी करने वाले ना ट्रैप हो चुके हैं बैंक निफ्टी में भी। सबसे पहले सपोर्ट की बात कर देते हैं। बैंक निफ्टी में एक ही सपोर्ट की चर्चा करूंगा, 44,500। यहाँ पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं, लेकिन हाईएस्ट एडिशन 44,700 पे हुआ है, जहां से आप 100 पॉइंट नीचे चल रहे हो। तो वही ट्रैप वाला जो कहानी है वही चल रही है यहाँ पे। ऊपर रेजिस्टेंस क्लियर है, सपोर्ट भले ही उतनी मजबूत नहीं हो, रेजिस्टेंस बड़ी मजबूत हो चुकी है। 45,000 पे आप देखोगे जबरदस्त 38 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं और जुड़े सिर्फ 3 लाख है। तो आप कहोगे यार जुड़े कहां पे हैं? फिर जुड़े हैं 44,800 पे, हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट 8 लाख के आसपास। देख सकते हो ज्यादा रेजिस्टेंस के साइड है। अगेन ऑप्शन चेन टिल्टेड है बेरिश साइड पे। पुट कॉल रेशियो की चर्चा कर ले। यहाँ पे पुट कॉल रेशियो फिर भी थोड़ी ठीक है, निफ्टी में नहीं, यहाँ पे तो और हल्की है, 0.7 है। ये ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ओवर सोल्ड है, तुरंत इसकी वजह से कुछ रिकवरी आ जाएगी। बट हाँ, अगर कुछ और पॉजिटिव फैक्टर्स मिलते हैं तो ये आपको सपोर्ट करेगी। इससे ये कि एटलीस्ट आप हल्के हो। एडवांस डिक्लाइन की बात कर लेते हैं। आज आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में गिरावट आई, न्यूट्रल क्लोजिंग हुई, वो सब ठीक था, लेकिन यार जो ब्रॉडर ब्रेथ है ना वो अच्छी है। मैं आपको लिख क्यों रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं ना, यहाँ पे मेरे पास तो है। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे ना, 9 शेयर ऊपर थे, 2 ही शेयर गिरे थे और एक शेयर ने कुछ नहीं किया, वो सो रहा था। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि भाई बैंक निफ्टी अच्छा खासा तेजी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल न्यूट्रल हुई और सिर्फ 2 शेयर की वजह से। तो आप समझ सकते हो कि भाई अगर 2 लोगों ने 9 लोगों को बिल्कुल बैलेंस कर दिया, यानी इनमें दम होगा। जब दम वाले शेयर्स की बात कर रहे हो तो 2 ही नाम आपके मुंह से निकलने चाहिए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। ये कौन है? अल्ट्रा हैवीवेट महावीर शेयर्स। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, यही दोनों बेचारे गिरे हुए थे और यही मतलब बिकवाली हो रही है। और यही देख के लगता है कि यार बिकवाली एफआईआई ही कर रहा है। मतलब ये बड़े बड़े शेयर किसके पास है? हमारे पास तो नहीं है, उन्हीं के पास है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बिकवाली हुई है। एनीवे, सरकारी बैंक देखो ना, मिड कैप स्मॉल कैप में जैसे कह रहा हूं कोई समस्या नहीं है, तो उनका इंडिकेटर एक अच्छा सरकारी बैंक है, 3.5% दौड़ के आया है। ये कहीं ना कहीं कहता है कि यार आज का डेटा इंटरेस्टिंग होगा। एफआईआई हो सकता है निगेटिव दिखे और डीआईआई पॉजिटिव दिखे, ऐसा हो सकता है, देखेंगे, अपलोड कर देंगे आपके लिए। एनीवेज सीधे स्ट्रैटेजी पे आते हैं। क्या स्ट्रैटेजी है? सिग्नल मिक्स्ड निकल के आ रहा है। कैसा मिक्स सिग्नल? देखो, एक तरफ तो आपने डेटा देखा, ऑप्शन चेन, टेक्निकल, सब निगेटिव है, लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि आप सपोर्ट के बहुत नजदीक हो। तो कुछ भी एक तरफा कूद के करने लायक मार्केट नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कोई ऐसा बदलाव नहीं हो जाएगा। वरना पेशेंस से, जैसे कल कहा था, या तो सेल ऑन राइज करो, ऊपर आने दो, वेट करो अपने लेवल का, फिर ट्रेड करो।
वो बेटर हो सकती है। और एक और चीज़ है, क्योंकि आप मंथली एक्सपायरी में आ चुके हो ना, स्प्रेड बना के ट्रेड करना थोड़ा बेटर है। मान लो ऊपर आती है या थोड़ा सा जंप मिलता है, आपको शॉर्ट करनी है, रेदर देन कि पुट खरीद के शॉर्ट करो, आप एक स्प्रेड बना सकते हो। कैसे स्प्रेड? बेयर पुट स्प्रेड। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि यार बेयर कॉल स्प्रेड भी बना सकते हो, जो कि आपकी एक क्रेडिट स्प्रेड होती है, बनाने पे पैसा मिलता है। भले ही उसकी रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छी नहीं होती है, लेकिन मंथली एक्सपायरी के पास वो भी कर सकते हैं। तो स्प्रेड ट्रेडिंग थोड़ी बेटर है इस टाइप के मार्केट के लिए। क्यों है? कल मैंने बात की थी ना कि आप कुछ भी करोगे, देखना ऐसा ना हो कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए। यहाँ पे छोटे दायरे में वॉलिटिलिटी ज्यादा है, तो अगर आप कोई भी नेकेड पुट और कॉल खरीदते हो ना, तो एसएल हिट होने की संभावना ज्यादा है। तो स्प्रेड में क्या होगा, आपको पता है मेरा नुकसान कितना ही है, आपको लिमिटेड नुकसान है। जब आपको पता होगा तो एसएल का डर आपका निकल जाएगा। एनीवेज, लेवल्स की चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी में पहला सपोर्ट 19725 से 19675 है। आप कहोगे यार ये तो यहीं चल रहे हो, तुम 19675 पे चल रहे हो, बिल्कुल बॉटम रेंज पे चल रहे हो, वही सपोर्ट है। हाँ है, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं क्यों सपोर्ट है ये बेसिकली निफ्टी ने एक गैप छोड़ के आई थी। भाई खुल जा निफ्टी, यार क्या कर रहे हो। हाँ, निफ्टी एक गैप छोड़ के आई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो वो गैप एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है, और उसकी बॉटम 19675 पे है जहां आप चल रहे हो, तो ये एक सपोर्ट है। बट अगेन, जैसे कल ये सपोर्ट पे स्टार नहीं लगाया था, मैंने कहा था यार ब्रेक हो सकती है, कोई चिंता नहीं है। अगेन आज भी कोई स्टार नहीं है यहाँ पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां पे स्टार है, वो 19625 से 19580 की है। ऐसा क्यों है? यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एग्जिस्ट करती है, आप देख सकते हो मल्टीपल चैनल की बॉटम भी है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये बचनी चाहिए मेरे हिसाब से। बट इन केस कुछ बहुत बड़ा हो जाता है और मंथली एक्सपायरी भी है, नहीं पता, तो एक लास्ट उम्मीद आपके लिए 19525 से 19500 है। आप जानते हो यहाँ पे कितना दिन इसने समय बिताया था, कितनी देर बचाने का प्रयास किया था। ये चैनल की टॉप भी है, वो आपके काम में आएगी। तो मल्टीपल सपोर्ट्स हैं नीचे के साइड अब, इसीलिए एक तरफा कार थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। स्प्रेड बना के करोगे तो सेफ। ऊपर रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर है यार, अब तो निकल के आ रही है। 19800 के आसपास से बड़ी रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है। 800, 850 टेक्निकल आती है, और ऑप्शन चेन से 800 आती है। तो 800 भी निकाल दो तो बड़ी बात है, ऐसा सोचो। अच्छा, इसके ऊपर निकलता है तो 19950 से 20000 की रेंज में एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। 20,000 आ जाए तो वो तो बात ही अलग है, क्या ही बताएं, छोड़ दो इसको। बैंक निफ्टी पहली सपोर्ट 44500 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसकी इंपॉर्टेंस वही वाली है, मेक और ब्रेक है। ये टूटा तो फिर 200-300 पॉइंट गया हो। नीचे सपोर्ट फिर कहीं 44000 की तरफ सपोर्ट लेने का प्रयास करेगी। अगर ब्रेक हो जाता है और आप शॉर्ट के साइड हो, तो रेदर देन गेसिंग कहां पे रुकेगा, ट्रेल करते जाओ, ऐसे चेस करो, क्योंकि ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन एक बार हो जाती है ना, तो फिर आप चेस करो, ट्रेल करो इस एसएल को, अपनी एसएल को प्रॉफिट के साइड ऊपर लेते आओ। ठीक है, ऐसा ट्रेड करना बेटर होगा। ऊपर रेजिस्टेंस 45000 की तरफ बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस है, कल भी दी थी और सेम लेवल आज भी है, कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। I'll see you again tomorrow. Take care.